नई उम्मीदों, नए ख्वाब, नए अज़ाइम के साथ पाकिस्तान में साल 2024 का आगाज़ हो गया है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नए साल का सादगी से इस्तकबाल किया गया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद ने जमा होकर नए साल का इस्तकबाल किया। फ़लस्तीनी झंडे लहराकर इज़हार यकजहती किया। अमन की दुआएं भी की गईं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ के आगाज़ पर जश्न मनाया गया। फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार भी किया गया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 2024 का आगाज़ हो गया। नई उम्मीदें, नए वादों और नए ख्वाबों के साथ पाकिस्तानियों ने नए साल का इस्तकबाल किया। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इस बार साल नौ का सादगी से इस्तकबाल किया गया। रिवायती जोश व खरोश नजर न आया, ताहम लोग फैमिलीज के साथ सैर व तफरी के लिए निकले। कराची सीवीओ पर शहरी पहुंचे, दोस्तों अजीजों के साथ हल्ला गुल्ला किया, आतिशबाजी भी की गई। कराची पोर्ट ग्रैंड में भी शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची, गाने गाए गए, नौजवान खूब महजूज हुए, नए साल को खुशामदीद कहा। लाहौर लिबर्टी चौक पर चिरागा किया गया। बच्चे, बड़े, खवातीन और मंचलों ने नए साल का इस्तकबाल नेक तमन्नाओं के साथ किया। फ़लस्तीनी झंडे लहराकर इजहार यकजहती किया गया और अमन की दुआएं मांगी। सियालकोट के शहरियों ने नए साल पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करते हुए इसराइल के मजालिम फौरी बंद कराने का मुतालबा किया। इस साल जो हालात हैं पूरी दुनिया के, गजा के स्पेशली जो हालात हैं, हम लोगों ने पहले भी एक इवेंट किया है शाहीन का लहू फ़लस्तीन के नाम। हम उसी को कंटिन्यू करें और हमें लगा कि इनसे ज्यादा और बेस्ट हमारे पास एक तरीका नहीं हो सकता नए साल का आगाज करने का। इतने छोटे छोटे बच्चों पे इतना जुल्म करते हैं, उनका खून जो है ना वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हम देख के बहुत ही ज्यादा जो है ना। इस्लामाबाद के शहरी भी रात 12 बजते ही सड़कों पर निकल आए, फैमिलीज के साथ वक्त गुजारा। हैदराबाद के शहरियों ने बड़ी तादाद में मिठाई और केक की दुकानों का रुख किया और 2024 की खुशियां बांटने के लिए खरीदारी की। कोयटा की मसीही बरादरी ने नए साल पर खुसूसी दुआया तकरीब मुनक्किद की। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में शदीद सर्दी में अलाव जलाकर साल नौ को खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र अवाम को नया साल मुबारक। ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि 2023 एक मुश्किल लेकिन अहम साल इख्तिताम पजीर हो गया। 2024 पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की खिदमत के जज्बे को तक़वियत देती है। ये सरजमीन बेपनाह नेमतों और बेशुमार मौक़े की हामिल है। आने वाली नस्लों का रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाक फ़ौज फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फ़ौज मुल्क की सलामती और तरक्की के मकसद में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमें पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फ़ख्र है। अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। न्यूजीलैंड में साल नौ के आगाज़ पर फ़लस्तीन की हामियों का एहतजाज। साल नौ की आतिशबाजी शुरू होते ही गजा में जंग बंदी के नारे बुलंद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी नए साल की आमद पर लोगों का एहतजाज। फ़लस्तीन की आज़ादी तक कोई जश्न नहीं के नारे लगाए गए। फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा किया। आगे बढ़े खबर दे, पाबंदी के बावजूद नए साल के आगाज़ पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की गई। खवातीन और बच्चों समेत 30 अफराद जख्मी हो गए। हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के इल्ज़ाम में 65 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सिंध हुकूमत ने हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर रखा है। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने कहा, हवाई फायरिंग करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने भी गुज़श्ता रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। जनूबी पंजाब और सिंध के बालाई इलाके गहरी धुंध की लपेट में आ गए हैं। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध है। हद निगाह सिफर रह गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। पटीदन शहर और गिरदोनवाह में भी शदीद धुंध छाई हुई है।
मुल्तान में शदीद धुंध और सर्दी से जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं बागात और फसलें भी मुतासिर हो रही हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान और इसके नवाही इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। महकमा मौसमियात हुकाम के मुताबिक आने वाले चंद दिनों तक धुंध की शिद्दत का सिलसिला इसी तरह से बरकरार रहेगा। धुंध की वजह से मुल्तान सखर और मुल्तान से पिंडी भटिया मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। मोटरवे हुकाम का ये कहना है कि घर से निकलते वक्त मोटरवे की जो हमसफ़र ऐप है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, उसको देख कर घर से अपने सफ़र का जो है वो प्लान करें। जो हाईवेज़ हैं उनको बंद नहीं किया जा सकता, इस वजह से हाईवेज़ पुलिस की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई है। ख़ास तौर पर जो स्लो व्हीकल्स हैं वो जिस वक्त हाईवेज़ पर धुंध पे निकलते हैं तो वो हादसा का बाइस बनते हैं, वो अपने व्हीकल्स की बैक साइड के ऊपर रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें। और तान के जो इलाका है ख़ास तौर पर बागात का इलाका है, महकमा ज़राअत हुकाम का ये कहना है कि कोहरे के बचाव के लिए जो छोटे बागात हैं, छोटे पौधे हैं, उनको ढांप कर रखा जाए ताकि कोहरे से जो है उनकी बचत की जा सके। जी, वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। मट्टी का तेल ₹2.19 फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। लाइट डीजल ऑयल ₹1.11 महंगे करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹267.34 और डीजल की कीमत भी ₹276.21 बरकरार रखी गई है। आज से मट्टी के तेल की कीमत में ₹2.19 फ़ी लीटर कमी की गई है, जबकि मट्टी के तेल की नई कीमत ₹188.83 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल ₹1.11 महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता 2 माह के दौरान कमी की गई है, लेकिन इसका असर कीमतों पर नहीं पड़ रहा। 1 जनवरी को गुज़श्ता साल कराची में आलू की कीमत ₹50 फ़ी किलो थी, आज आलू ₹80 किलो है। प्याज की कीमत ₹210 फ़ी किलो थी, आज प्याज ₹200 का है। साल नौ के आगाज़ पर सब्जी की कीमतें क्या हैं और 1 साल पहले कीमतें क्या थी, ये बताएंगे रियाज एंडी। रियाज बताइएगा, पिछले साल क्या कीमतें थी और इस साल क्या कीमतें हैं, और क्या कोई उम्मीद है कि ये कीमतें कम भी होंगी? फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि इंतज़ाम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ये उम्मीद करें लोग कि कीमतें कम होगी। ऑल्दो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने कुछ इक़दाम किए जिसकी वजह से रेट नीचे आने चाहिए। लेकिन अब तो सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा रेट बताता हूँ। ये शिमला मिर्च जो है पिछले साल ये ₹160 किलो हुआ करती थी, इस साल जो है वो ₹320 किलो है। साल नौ का आगाज़ है और नीचे है। आपने पेट्रोल की बात की तो यहाँ पे ये बिल्कुल मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ऑल्दो अपने ऑल टाइम हाई से रेट नीचे आए हैं, लेकिन अब भी वो ₹50 ज़्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो पेट्रोल की कीमत भी जो है पिछले साल के मुकाबले में इस साल इस वक्त ₹50 ज़्यादा है। टमाटर की बात करें तो वो ₹50 था, आज ₹100 है, ₹120 है। अदरक जो है कल तक ₹500-550 था, आज मार्केट में ₹800 है। पहला दिन है, नया तोहफ़ा है आपको। एंड इसी तरह से और भी अगर सब्जियों की बात करूँ तो सबका ये हाल है। गाजर पिछले साल ₹50 में थी, इस साल जो है वो ₹120 के किलो है। तो ओवरऑल जो है वो पूरे साल के अंदर जो 28% महंगाई बढ़ी है उसका असर हर चीज़ के ऊपर है, इवन पेट्रोल के ऊपर है। एंड जो आम आदमी है वो उसको बहुत ज़्यादा फील इसलिए भी करता है कि उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तो कीमतें बढ़ती जा रही है, तनख्वाह एक जगह पे मुंजमद है, तो वो जो फील करता है वो प्राइस के प्रेशर को वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। एंड ये ऑल अक्रॉस द बोर्ड है, जितनी भी सब्जियां हैं अगर मैं उनको अगर आपके साथ मेंशन करूं तो यही हाल है। मटर पिछले साल ₹100 किलो था, आज ₹300। मलीर का मटर है, पंजाब का मटर ₹200 है। इसके अलावा मेथी जो है वो ₹80 किलो थी लास्ट ईयर, इस साल जो है वो ₹160 और ₹200 किलो मिल रही है। मिर्च ₹200 किलो थी पिछले साल, ₹320 किलो है। तो कुछ भी जो है वो इस वक्त सस्ता नहीं है। एंड प्याज की बात तो ख़ास तौर से करूँगा कि पिछले साल वो 210 थी, इस साल वो नीचे आई थी 150-180 तक, लेकिन आज साल नौ है तो वो दोबारा ₹250 है। कुछ लोगों ने ₹250 भी कोट किया है। जो 200 में बेच रहे हैं वो बहुत छोटा सा प्याज है। तो ओवरऑल यस प्राइसेस जो है वो जा रही है। एंड जो इंतज़ाम है, इंतज़ाम
वो कहीं नज़र नहीं आता कि वो उससे किसी तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। ना पैदावार बढ़ी है बिकॉज़ इतनी महंगाई के साथ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी मईशत को, जो हमने उसे रोका है, तो वो भी आप देखें कि पिछले साल जो हमारी ग्रोथ है वो नेगेटिव थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाइलअप हो रही है। इसका हल क्या है? गवर्नमेंट इस वक्त तो इंतज़ाम ये करी है कि कहीं से उधार मिल जाए और ये मईशत इसी तरीके से चलती रहे, और उधार मिलना मुश्किल है और जो नज़ला है वो सारा आवाम की तरफ मुंतकिल हो रहा है। तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद तो नहीं है, लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना ये है कि उन्होंने जो सख्ती की हुई है उसकी वजह से आगे जाते हुए होपफुली अगले साल कुछ कीमतों में कमी आएगी। जी, जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल की कीमत कम हुई लेकिन अशिया खुरोनोश की कीमतों में कोई कमी ना हो सकी। रियाज एंडी तफसीलन अपडेट कर रहे थे। रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। आरपीओ डेरा इस्माइल खान नासिर महमूद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर मुबैना हमला दरअसल यॉर्क इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट पर हमला था। फायरिंग मौलाना के काफिले पर नहीं हुई। सरबरा JUIF मौके पर ही मौजूद नहीं थे। हमला पुलिस चेक पोस्ट पर हुआ, जिस पर अहलकारों ने हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए। सेक्रेटरी दाखिला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। कहा, शरपसंद अनासिर को मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इससे कबल मौलाना के भाई उबैदुर रहमान ने भी कहा था कि फायरिंग मौलाना फजलुर रहमान या उनकी गाड़ी पर नहीं हुई। फायरिंग के वक्त मौलाना घर पर थे, जबकि तर्जुमान JUIF असलम गौरी ने दावा किया था कि DI खान में मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर 2 अतराफ से फायरिंग की गई है। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का अमल शुरू हो गया है। 3 जनवरी तक अपीलें की जा सकेंगी, जबकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन अपीलों पर फैसले 4 से 10 जनवरी 2024 तक करेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को आवेजा की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, बॉयकॉट का कोई इरादा नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ROs के फैसलों पर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। बल्ले का निशान छीना गया तो जमहूरियत का नुकसान और PTI के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। हमारा कोई इरादा नहीं है बॉयकॉट करने का। हर सूरत हम इलेक्शन करेंगे, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और हमें एक कवी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ट्राइब्यूनल से हमें रेमेडी मिल जाएगी। इलेक्शन प्रोसेस में एक रेमेडी आपके पास अवेलेबल है कि इसके खिलाफ आप अपील फाइल करेंगे और ट्राइब्यूनल इसको डिसाइड करेंगे। ट्राइब्यूनल भी हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। हमें कभी यकीन है इंशाल्लाह ताला कि जुडिशरी इंटरवीन करेगी और उनको सारा सेटिसाइड करा लेगी। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, एप्लीकेशन भी सबमिट करेंगे। मुझे फ़ोन ज़रूर आया था जेल अथॉरिटी से कि उनको इजाज़त मिल गई और वो मुझे 2 दिन का टाइम देंगे, सिर्फ एक बच्चे को देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप ट्यूसडे और वेंसडे को आपको टाइम देंगे और आप अपने डॉक्यूमेंटेशन ला करके खान साहब के साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये कंसल्टेशन इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे और वेंसडे दोनों दिन होगी। अगर इनकेस बल्ले का निशान लिया जाता है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहले भी ऐसा होता रहा है और मुल्क का नुकसान हुआ है, इकानमी का नुकसान हुआ है, जमहूरियत का नुकसान हुआ है, उससे थर्ड फोर्सेस को मौका मिला है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ संजीदगी से इस पर गौर करना होगा। ये बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती की बात होगी PTI के साथ अगर आप उसको बहाना बना करके करते। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बाद मोहम्मद जुबैर भी नून लीग से मायूस होने लगे हैं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी का दिफा किया जब कोई नहीं करता था। अब वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के तर्जुमान नहीं हैं। शायद पार्टी को अब उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए नज़रअंदाज हो रहे हैं। जनरल बाजवा से मुलाकातें ज़ाती नहीं थी, वो पार्टी का पैगाम लेकर गए थे और ये मुलाकातें पार्टी क़यादत की इजाज़त से हुई। कभी कभी हम कहते हैं कि जो मैरिटल स्टेटस होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। मुझे लगता है आपका जो पॉलिटिकल स्टेटस है इस वक्त PMLN में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप एक्सप्लेन कर दें कि आप रहनुमा है या तर्जुमान है मरियम नवाज के? रहनुमा ही कह लें, मेरा ख्याल है तर्जुमान नहीं है। नहीं, बिल्कुल ना नवाज शरीफ के ना मरियम नवाज के। बिल्कुल। आप नून लीग में हैं अभी तक? मेरा ख्याल है मैं हूँ जी बिल्कुल, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी है वैसे मैं भी हूँ। बस उतने ही है, मतलब है भी और नहीं भी। हाँ, मतलब किसी फैसला साजी में। अब पार्टी आपको इन तमाम खिदमात के बाद मुश्किल वक्त में खिदमात अंजाम दी आपने, क्यों नज़रअंदाज कर रही है, क्यों इग्नोर कर रही है? क्या हुआ है, ऐसे नाराज़गी क्यों होगी? कुछ T20 के प्लेयर्स होते हैं, हाँ,
और कुछ टेस्ट मैच के होते हैं। हाँ। जब टेस्ट पर आते हैं तो शायद वो T20 वाले ड्रॉप हो जाते हैं कि भाई वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है ना। ये साबिक DG ISPR ने आके ही बताया था कि जुबैर साहब ने आके आर्मी चीफ से मुलाकात की थी और उस वक्त एक सारा मामला बना था। बात तो दुरुस्त है कि वो पर्सनल मुलाकात नहीं थी, वो ऑब्वियसली पार्टी की लीडरशिप के कहने पे ही आप मिल रहे थे। जाहिर सी बात है 7 घंटे में उनके साथ 7 द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री के 7 घंटे तो नहीं वेस्ट करूंगा। 7 घंटे एक मीटिंग में या 2 मीटिंग 4 और फिर 3 घंटे। पहली मीटिंग 27 अगस्त को हुई 4 घंटे की और फिर 7 सितंबर को आप मिले 3 घंटे, तो 7 घंटे वो मुलाकात पर्सनल नहीं थी। पर्सनल हो ही नहीं सकती। इंसाफ मांगने गया था कि इंसाफ होना चाहिए। मरियम नवाज को क्यों ब्लैकआउट किया गया, उसकी टिकर क्यों नहीं चल सकता। आई मीन ये एक खुलासा है। आप उस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए इंसाफ मांगने गए थे? बिल्कुल सिंपल सी बात, पार्टी लीडरशिप की मर्जी से गए थे। जी जी। और इसके बाद आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि पार्टी लीडरशिप ने वही मैंडेट आपको दिया? पहले किया मैंने कांटेक्ट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है उनके बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुर्रम लतीफ़ खोसा के खिलाफ लाहौर के थाना मुजंग में पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। सरदार लतीफ़ खोसा ने एक बयान में कहा कि उनके बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा गिरफ्तार को हाई कोर्ट के करीब उनके ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया। हमें PTI की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक खुर्रम लतीफ़ खोसा की 29 दिसंबर को एक पुलिस एहलकार को डांटने की फुटेज वायरल हुई थी, जिस पर थाना मुजंग में सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है। FIR के मुताबिक खुर्रम लतीफ़ खोसा ने 15 से 20 नामालूम वकला के हमरा पुलिस एहलकारों को ज़दोकोब किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वनडे क्रिकेट में रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए डेविड वार्नर ने कहा वो अपने फैसले से खुश है, वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में अपने करियर का आखिरी टेस्ट खेलेंगे। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया को T20 फॉर्मेट में दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आरिफ हसन का इस्तीफा मंजूर करते हुए साबिक DG FIA और POA नायब सदर आबिद अली कादरी को अगले इलेक्शन तक कायम मकाम सदर मुंतखब कर लिया है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास सीनियर नायब सदर सैयद आकिल शाह की सदारत में हुआ। इजलास में 25 अराकीन शरीक हुए, जिसमें से 23 ने आरिफ हसन के इस्तीफे की मंजूरी के हक में वोट दिया। POA के आइन के मुताबिक सदर के खाली ओहदे पर कायम मुकाम सदर का इंतखाब हुआ और अराकीन ने नायब सदर आबिद अली कादरी को 23 वोट के साथ कायम मुकाम सदर मुंतखब कर लिया। POA के मुताबिक वो ओलंपिक एसोसिएशन के अगले इंतखाबात तक इस ओहदे पर जिम्मेदारियां निभाएंगे। POA के अगले इंतखाबात 2024 की आखिरी सहमाई में शेड्यूल हैं। ओलंपिक एसोसिएशन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आरिफ हसन की खिदमात की तारीफ की गई और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। आरिफ हसन ने गुज़श्ता दिनों खराबी सेहत के बाइस POA की सदारत से इस्तीफा दे दिया था। वो 19 साल तक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे। नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप का मेन सिंगल टाइटल अकील खान ने जीत लिया है। फाइनल में मोहम्मद शुएब को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में होने वाली नेशनल रैंकिंग टेनिस चैंपियनशिप के मेन सिंगल्स फाइनल में अकील खान ने मोहम्मद शुएब को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी। मैच का स्कोर 6-3, 1-6 और 6-2 रहा। लेडीज सिंगल्स के फाइनल में सारा महबूब ने महक खोकर को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। सारा की कामयाबी का स्कोर 6-3 और 6-2 रहा। बॉयज अंडर 14 सिंगल्स का टाइटल आमिर मजारी के नाम रहा। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर सेनेटर सलीम सैफुल्लाह ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। प्रेसिडेंट ट्रॉफी के तीसरे राउंड में गनी ग्लास ने PTV को 7 विकेट से हरा दिया, जबकि KRL ने HEC को 120 रन से और SNGPL ने स्टेट बैंक को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेशनल स्टेडियम में गनी ग्लास के पहली इनिंग्स के स्कोर 319 रन के जवाब में PTV की टीम 128 रन पर ढेर हो गई। लेकिन फॉलोऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में PTV के तैमूर खान ने 160 और मोहम्मद सुलेमान ने 106 रन की शानदार इनिंग्स खेली। टीम ने 409 रन बनाए। मोहम्मद रमीज जूनियर ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। गनी ग्लास को 219 रन का हदफ मिला, जो उसने शर्जील खान के 109 और तैयब ताहिर की 50 की बदौलत 219 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर KRL ने HEC को 120 रन से शिकस्त दी। 434 रन के ताक़ुब में HEC की टीम 313 रन बनाकर आउट हो गई। साद खान 68 और मोहम्मद हुरैरा 67 रन के साथ नुमाया रहे। रोहान कादरी ने 4 विकेटें हासिल की। स्टेट बैंक स्टेडियम पर होने वाले मैच में SNGPL ने स्टेट बैंक के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी समेटी। फातेह टीम ने 123 रन का हदफ 4 विकेट पर पूरा कर दिया।
बाजोड़ के इलाके बटवार में पाक अफगान सरहद पर 3 दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी गई है। फायरिंग के तबादले के बाद तीनों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की शिमाली वजीरिस्तान के जिला स्पेनवाम में पाकिस्तानी सरहदी चौकी पर फायरिंग की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। फोर्सेज की कार्रवाई में दहशतगर्दों को नुकसान पहुंचा। फायरिंग के तबादले में नायक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाने का बारहा कहता रहा। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े आबी ज़ख़ीरे मंगला डैम पर मीरपुर और इस्लामगढ़ को मिलाने वाले पुल को 16 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। रिपोर्ट करेंगे सैयद आबिद हुसैन शाह। 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला रठोहा रियाम पुल का मेगा प्रोजेक्ट 2007 में शुरू हुआ। मंगला डैम पर 7 किलोमीटर तवील पुल का मकसद मीरपुर शहर और इस्लामगढ़ के दरमियान 29 किलोमीटर फासला कम करके 7 किलोमीटर तक लाना था। इस पुल का 3 किलोमीटर हिस्सा मंगला झील के अंदर तामीर होना था, लेकिन 16 साल बीत गए। कभी फंड्स की कमी तो कभी पानी की सतह में इजाफा के बायस डिजाइन में रद्दोबदल इसकी तकमील में मुसलसल रुकावट बनते रहे। 2007 में जब काम शुरू हुआ तो 2012 में इसका डिजाइन तब्दील कर दिया गया कि ये सेंटर में तो बन सकता है, इधर नहीं बन सकता। तो ये 7 किलोमीटर पुल है। 2-2 किलोमीटर इसकी अप्रोच रोड मट्टी से बननी थी और 3 किलोमीटर दरमियान में स्टील स्पाइन ब्रिज बनना था। मंसूबे के तकरीबन 150 छोटे बड़े देहात के मुतासरीन के लिए न्यू मीरपुर सिटी और 4 टाउन भी तामीर किए गए, जबकि पुल की तकमील के लिए शहरियों ने कई बार एहतजाज भी किया। हुकूमती तर्जुमान चेयरमैन जिला कौंसिल मीरपुर राजा नवीद अख्तर गोगा कहते हैं कि 16 सालों में हुकूमतों की तब्दीली और मनसूबा साजी में रद्दोबदल पुल की तामीर में रुकावट बना रहा, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवार उल्लाह काकड़ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस पुल की जल्द तकमील के लिए पुरज़्म है और मेगा प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू हो जाएगा। रठोहा रियाम ब्रिज का 75% काम मुकम्मल हो चुका है। दरमियानी हिस्से का 25% काम गुज़िश्ता कई सालों से इल्तवा का शिकार है। मुतासरीन मंगला डैम दुआगो है कि साल 2024 इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील का साल साबित हो ताकि इसके समरात आम शहरियों तक पहुँच सके। सैयद आबिद हुसैन शाह, जियो न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। घोटकी से उबाड़ों तक चंद माह पहले मरम्मत की गई कौमी शाहरा पर एक बार फिर टूट फूट का शिकार हो गई है, जिसके बायस हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। मजीद बताएंगे मलिक मोहम्मद असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला घोटकी की तहसील उबाड़ों में कौमी शाहरा पर सिंध पंजाब सरहद के करीब। मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेशनल हाईवे जो हाल ही में मरम्मत की गई थी एक बार फिर टूट फूट का शिकार है और ट्रैफिक को रवानी में मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा बाज़ मकामात पर महकमा नेशनल हाईवे सखर की जानिब से सड़क को जो है वो वहाँ से जो है उखाड़ दिया गया है, मगर उसको अभी तक मुरम्मत नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पर झुरियाँ बन गई हैं। ये देखें, ये झुरियाँ हैं वो जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर ये बनी हुई हैं, जिसको अभी तक मुरम्मत नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर मुतअद्दिद जो है वो मोटरसाइकिल सवार और दीगर हादसा जो है वो रोनमा हो चुके हैं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो चुके हैं, मगर इसमें ताख़ीर की जा रही है, जबकि नेशनल हाईवे हकाम का ये कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर मुरम्मत का काम जारी है। लाहौर में मारूफ कंपेयर अदाकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन की याद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मरहूम के मदाहों और अजीज़ों अकारिब ने शिरकत की। तफसील देखिए जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट में। ज़िया मोहिउद्दीन की याद में तकरीब। शुरका ने ज़िया मोहिउद्दीन की हमाजहत शख्सियत को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। मरहूम की अहलिया का कहना था कि ज़िया मोहिउद्दीन 31 दिसंबर की शाम लाहौर में गुजारते थे। आज की तकरीब उसी रिवायत का तसलसल है। दुनिया के किसी कोने में कभी भी हों, लेकिन दिसंबर में पहुँचते थे। 35 साल की रीत थी जो उन्होंने डाली और बस आज उसका इख्तिताम हुआ। अच्छा लगा, बहुत लोग आए, इतनी खुशी हुई, लेकिन मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल है। शुरका का कहना था कि ज़िया मोहिउद्दीन की कंपेयरिंग अपनी मिसाल आप थी। तकरीब में ज़िया मोहिउद्दीन की ज़िंदगी पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वो हमेशा मिस किए जाएंगे, लेकिन अब जो हमारा ये मीडिया है इसमें वो ज़िंदा ही रहेंगे इंशाल्लाह, और लोग उनको फॉलो करते रहेंगे। ज़िया साहब सिर्फ काम नहीं करते थे, वो लोगों को मुतासिर करते थे। चाहे दाऊद रहबर साहब जैसे ख़त व किताबत नई नस्ल को पहुँचाना, उर्दू नई नस्ल के कानों में फिर से लाना। मुंतज़मीन का कहना था कि ज़िया मोहिउद्दीन दिलों में बसते हैं। उनका अंदाज और तर्ज़ कलाम मशअले राह है। कैमरामैन सफदर अली के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर।